हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है हैलोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म रिएक्शंस। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में CH3CO युक्त यौगिक यानी वे सभी कंपाउंड जिसमें मिथाइल कीटोन समूह उपस्थित होता है वो हैलोजन और कास्टिक क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन क्रिया के फलस्वरूप हमको हैलोफॉर्म मिलते हैं। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में जो मेन पार्ट है ये है कि इसमें CH3CO मिथाइल कीटोन के जितने भी कंपाउंड होंगे वह हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे कास्टिक क्षार की अल्कली के प्रेजेंस में, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हैलोफॉर्म बनेगा। हैलोफॉर्म को CHX3 से लिखते हैं। इसमें X जो हैलोजन है यह हैलोजन क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ क्लोरीन ले लें तो हमको मिलेगा CHCl3, ये क्लो फॉर्म हुआ। और अगर हम ब्रोमीन ले लें तो यहाँ मिलेगा CHBr3, ये ब्रोम फॉर्म होगा। और अगर आयोडीन ले लें तो CHI3, ये आयोडो फॉर्म होगा। तो आज के इस सेशन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगा या कौन कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। ये है कंडीशन फॉर हैलोफॉर्म रिएक्शंस। इस कंडीशन में मेन बात ये है, आप ये देखें कि हमने यहाँ जो हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात ली है उस बात में CH3CO समूह होना चाहिए, ये मेन पार्ट आ रहा है। यानी जिन कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होगा, जिन कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होगा वे ही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। हम यहाँ पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल है। तो मिथाइल एल्कोहल में या तो उसका ऑक्सीडेशन करिए या फिर उसका डिहाइड्रोजनेशन करिए, यानी विहाइड्रोजनीकरण करिए। अगर CH3CO ग्रुप मिलता है तब वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे और अगर नहीं मिलता है तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में केवल एक ही कार्बन है तो CH3CO ग्रुप होने का कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए मिथाइल अल्कोहल ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे। दूसरा कंपाउंड C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, ये ऑक्सीडेशन में CH3CHO ग्रुप देगा, ये CH3CHO ग्रुप देगा या विहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया कराएं, यानी इथाइल अल्कोहल को C2H5OH को अगर तप्त कॉपर के ऊपर से हम ले जाएं 300 डिग्री या 200 डिग्री सेल्सियस पर तो हमको CH3CHO ग्रुप मिलेगा और हाइड्रोजन जो है स्किप कर जाएगा। तो CH3CHO में CH3CO ग्रुप है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। अब तीसरा कंपाउंड है 1-प्रोपेनॉल, यानी प्रोपेन 1ऑल है, प्रोपेन 1ऑल। इस प्रोपेन 1ऑल में हम अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो CH3CH2CHO मिलेगा, यानी यहाँ CH3CO ग्रुप नहीं है, अतः ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ प्रोपेन 2ऑल है, ये प्रोपेन 2ऑल। इस प्रोपेन 2ऑल में अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको एसीटोन मिलता है और इस एसीटोन में CH3CO ग्रुप है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। फिर उसके बाद दूसरा हम ले लें, ये ब्यूटेन 1ऑल है, ब्यूटेन 1ऑल। अब इस ब्यूटेन 1ऑल का अगर हम
ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ भी हमको CH3CO ग्रुप नहीं मिलता है, CH3CO मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं मिलता है, इसलिए ये भी एलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ये है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल का हम अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ हमको CH3CO ग्रुप मिल जा रहा है, इसलिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। यह एसीटोन है, एसीटोन में यहाँ ये CH3CO ग्रुप है, ये एसीटोन है, इसमें CH3CO ग्रुप है, इसलिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। लेकिन ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है और इस 3 डिग्री एल्कोहल में हमको CH3CO ग्रुप नहीं मिला, CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड शो करेंगे जिसमें CH3CO यानी मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा, जिसमें नहीं होगा वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो अब हम ये समझें कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होते कैसे, हेलोफॉर्म रिएक्शन किस तरह से होते हैं इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ X2 जो है ये ऑक्सीकारक है। हम जब हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2P5 मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन लें, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2p6 and 3s2p5। इसी तरह से अगर हम ब्रोमीन ले लें तो ये 4s2p5 मिलेगा और यही आयोडीन ले लें तो ये हो जाएगा 5s2p5। यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगा, तब ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो रासायनिक क्रियाओं में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो क्रिया अपचयन या रिडक्शन की कहलाती है, और जिसका अपचयन या रिडक्शन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो इस तरह से हैलोजन जो है ये ऑक्सीकारक हो गया। जब ऑक्सीकारक होगा तो हमने यहाँ इथिल अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए लिया है, तो फिर इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। तो इथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्डिहाइड बनाता है, तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाएगा जितने कार्बन का अल्कोहल यहाँ हमने लिया है। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा CH3CH4, ये एसिड एल्डिहाइड हुआ, ये एसिड एल्डिहाइड हुआ। फिर ये एसिड एल्डिहाइड, इस एसिड एल्डिहाइड में इस कार्बन के साथ 3 विस्थापनी हाइड्रोजन है। अब ये हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये तीनों हाइड्रोजन जो विस्थापनी है वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो जब हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे तो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा CH3CH4, CH3CH4। इस CH3CH4 में अब कोई भी हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस नहीं होगा। अब ये क्षार से अल्कली से रिएक्शन करेगा, तो अल्कली से रिएक्शन में हमको जो फाइनल प्रोडक्ट है हेलोफॉर्म ये मिल जाएगा। अब हम इस रिएक्शन को जोड़ करके एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि जो रिएक्शन हमने यहाँ 1 2 3 लाइन में ये जो रिएक्शन लिखे हैं इसमें हमारे पास 2HX मिला हुआ है और यहाँ 3HX मिला हुआ है। ये एसिड है। रिएक्शन हमारा बेस यानी अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा है, तो जितने ये एसिड बने हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे इस अल्कली से। तो 5HX + 5NaOH जो है ये न्यूट्रलाइज होकर के 5NaX बना लेगा, प्लस जल बनेगा। यानी अम्ल क्षार से जब क्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है, ये पुरानी बात है। तो इस बात को ले लेंगे तो हमारे पास जो ये 2HX यहाँ है और 3HX यहाँ है, यानी कुल 5 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तब हम जब पूरा रिएक्शन जोड़ लेंगे
तो रिएक्शन जोड़ने में जिससे रिएक्शन होगा वो उतरेगा, तो रिएक्शन C2H5OH से है वो उतर गया। फिर हैलोजन से है तो एक हैलोजन यहाँ, 3 हैलोजन यहाँ है तो 4H2 मिला। फिर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ है तो 6 NaOH मिला। कुल मिलाकर के हमको ये हैलोफॉर्म रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ हैलोजन की जगह X की जगह क्लोरीन ले लें तो हमको यहाँ CHCl3 मिल जाएगा, यानी क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। अगर हम X की जगह ब्रोमीन ले लें तो यहाँ हमको CHBr3 मिल जाएगा, यानी ब्रोमफॉर्म मिल जाएगा। अगर हमें X हैलोजन की जगह I ले लें तो हमको यहाँ CHI3 मिलेगा और ये आयोडो फॉर्म कहलाएगा, आयोडो फॉर्म कहलाएगा। तो इस तरह से हम हैलोजन बदल करके विभिन्न तरह के हैलोफॉर्म ले सकते हैं। क्लोरीन अगर लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म मिलेगा, आयोडीन लेते हैं तो आयोडोफॉर्म मिलेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल पर हम एसीटोन ले रहे हैं। CH3COCH3 जब हैलोजन से क्रिया करेगा तो चूँकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए CH3COCH3 में जो विस्थापनीय हाइड्रोजन है वो हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो 3 हैलोजन से रिप्लेस होकर के यहाँ CH3COCH3 बनेगा। फिर CH3COCH3 क्षार से क्रिया करेगा तो हमको हैलोफॉर्म मिल जाएगा। अब जितना एसिड बना है वो यहाँ क्षार से, बेस से, अल्कली से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी 3HX जो यहाँ बना है वो 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन करके 3NaX + 3H2 बना लेगा। अम्ल क्षार से क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनाता है, उसी के तहत ये रिएक्शन है। अब हम इन तीनों लाइन को जोड़ देंगे, तो जिससे क्रिया हुई है वो जोड़ेगा। क्रिया हुई CH3COCH3 से वो यहाँ एसीटोन उतर जाएगा। एसीटोन। और फिर हैलोजन से क्रिया हुई है 3H2 यहाँ उतर जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ 1 है, 3 है, कुल 4 NaOH उतरेगा, तो कुल मिलाकर के हमको CHX3 मिल जाएगा। फिर वही पुरानी बात, यदि हैलोजन क्लोरीन है तो यहाँ CHCl3 क्लोरोफॉर्म मिलेगा। हैलोजन ब्रोमीन है तो यहाँ CHBr3 ब्रोमोफॉर्म मिलेगा। अगर हैलोजन आयोडीन है तो यहाँ हमको CHI3 मिलेगा। इस तरह से हम हैलोफॉर्म रिएक्शन को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, वो क्लियर हो गया। और हैलोफॉर्म रिएक्शन किस तरह से लिखा जाएगा ये बहुत क्लियर कट हो गया। तो ये आज का पूरा सेशन था।